जुर्म की जंजीरें बोलेंगी जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलान जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में। बात मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां एक ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो बहुत परेशान है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बेटा और बहू गायब हैं। ये दोनों हनीमून मनाने गए हुए थे, लेकिन उसके बाद से ही दोनों लापता हो गए हैं। कहां गए ये दोनों लोग, देखिए इस रिपोर्ट में। हमने ऐसा कई टीवी सीरीज या क्राइम थ्रिलर मूवी में देखा है कि कपल कहीं घूमने या फिर हनीमून पर जाते हैं और फिर अचानक वो गायब हो जाते हैं या उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है। रील की दुनिया में अक्सर ऐसे मामलों में अंत भयानक ही होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले मैरिड कपल के साथ शायद ऐसी घटना असल जीवन में घट गई है। अब बस उम्मीद और प्रार्थना यही है कि उनके साथ कोई बुरी घटना ना हुई हो। इंदौर में हनीमून पर गया एक कपल अचानक लापता हो गया। इंदौर का रहने वाला ट्रांसपोर्ट कारोबारी अपनी पत्नी के साथ शिलांग गया था। 11 मई को इंदौर में दोनों की शादी हुई थी। फिर हनीमून पर शिलांग जाने का प्लान किया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दोनों ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन किए थे। कपल ने मंदिर में दर्शन के बाद परिवार को अपने फोटो भी भेजे, लेकिन इसके बाद शिलांग से वो गायब हो गए। अभी जानकारी ये है कि वहाँ की जो पुलिस है वो सर्चिंग अभियान कर रही है और मेरे बड़े भाई हैं विपिन रघुवंशी जी और सोनम के भाई हैं गोविंद रघुवंशी जी। ये जब वहाँ पहुँचे शिलोंग तो वहाँ की पुलिस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बराबर। अब जाके कोई रिस्पॉन्स हुआ है बराबर, जैसे कि मीडिया में आया है, दैनिक भास्कर प्रेस में आया है, तो उन लोग पर थोड़ा सा प्रेशर बना है। अब मैं ये चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी, मध्य प्रदेश सरकार से भी, कि वो इस विषय को गंभीरता से ले। 23 तारीख को बात हुई थी मेरी माताजी की आखिरी बार बहू रानी और मेरे भाई राजा से, कि उन्होंने हालचाल पूछा, सब स्वस्थ थे, सब कुशल थे वहाँ पर। उसके बाद नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो 23 तारीख को दोपहर में बात हुई, लास्ट 1:30 बजे। उसके बाद शाम में बात नहीं हुई, 24 को भी सुबह बात नहीं हुई। तो हम लोग थोड़ा चिंतित हुए कि मतलब ऐसा क्या है कि नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पर गूगल सर्च किया कि जो लोकल गाड़ियाँ अवेलेबल करवाते हैं एक्टिवा उस टाइप से, तो नंबर मिला हमें कुछ। उन लोगों ने, एक व्यक्ति ने वहाँ पर बताया कि ये लोग हमारे यहाँ सर एक्टिवा रेंट पर लेके। उम्मीद करता हूँ मोहन यादव जी से कि वो वहाँ की सरकार से चर्चा करे, 1 to 1 चर्चा करे और कोई ठोस कदम उठाए, जिससे कि ये दोनों मेरा भाई और बहू रानी सकुशल वापस लौट आए। इस घटना में उनकी लास्ट लोकेशन शिलांग के एक सेंसिटिव एरिया को माना जा रहा है, क्योंकि यही कपल की चाबी लगी गाड़ी मिली है। हनीमून पर गए इस कपल ने पिछले 3 दिनों से परिवार से कोई संपर्क भी नहीं किया। कपल की आखिरी लोकेशन शिलांग के संवेदनशील इलाका ओसरा हिल के पास मिली है। यहाँ उनकी किराए पर ली गई गाड़ी भी लावारिस हालत में मिली है। अब बस उम्मीद है कि ये नया जोड़ा सही सलामत हो। एमपी पुलिस लगातार शिलांग पुलिस के साथ मिलकर इस जोड़े को खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस जगह पर कपल की लास्ट लोकेशन मिली है वो इलाका आपराधिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखते हुए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनके साथ कोई बुरी घटना ना घट गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 22 मई को एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। तो आज 5 दिन बाद पुलिस ने बेरहमी से की गई इस हत्या की गुत्थी को आखिरकार सुलझा लिया है। क्या है ये पूरा मामला, किसने की थी घर में घुसकर महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या, देखिए इस रिपोर्ट में। रायगढ़ के छाल थाना क्षेत्र के कीदा गांव में बंद कमरे में मिली महिला और 2 लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था। हत्यारे पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पति इतना बेदर्द था कि उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के कत्ल की प्लानिंग कर ली और फिर मौका पाते ही तीनों को मरवा दिया। उसने पहले जो उसकी मृतिका है उसके सर पे वार किए 3 बार। उसके बाद जैसे ही बच्चे जग गए उसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा तो बच्चों को भी
उसने मार दिया। दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश कर दोनों को जेल भेज दिया जाए। आपको बता दें कि पूरी वारदात 22 मई की है। महिला के पति ने इस हत्याकांड के लिए अपने दोस्त को 5 डिसमिल जमीन और मुआवजे का पैसा देने का लालच दिया था। जब पुलिस मामले की जांच में जुटी तो पता चला कि महिला का उसके पति के साथ अक्सर विवाद होता था। आरोपी ने बताया कि उसके घर में दोस्तों का आना जाना होता था, इसी के कारण उसका अपनी पत्नी के साथ अक्सर विवाद हो जाता था। पत्नी के साथ इन विवादों को लेकर पति ने इस हत्याकांड की प्लानिंग की। उसने अपने दोस्त भागीरथी राठिया को पत्नी और बच्चों की हत्या के लिए राजी कर लिया और फिर प्लानिंग के तहत 22 मई को घर के दरवाजे की कुंडी ढीली कर पति महेंद्र साहू बाहर चला गया। जिसके बाद देर रात दोस्त भागीरथी घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने पत्नी और दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के मामले में आरोपी पाए जाने के बाद पुलिस ने अब अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करवाने वाले आरोपी महेंद्र साहू को गिरफ्तार कर लिया है। अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। इधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ही बहन और बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरगुजा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ये घटना इतनी घिनौनी है कि शहरवासी अब घटना के बाद गुस्से में हैं। जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे ये सवाल खड़ा होता है कि अगर बहू बेटी अपने ही परिजनों के साथ सुरक्षित नहीं है तो वो और कहां जाए। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में लड़कियों को देवी के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन ये देवियां अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। सरगुजा में एक नाबालिग किशोरी के साथ उसके ही अपने फुफेरे भाई ने बलात्कार की वारदात को अंजाम देते हुए नाबालिग किशोरी को अपने हवस का शिकार बनाया। वो बहन को घुमाने के बहाने लेकर गया, फिर उसने इस घटना को अंजाम दिया। बात यहीं नहीं रुकी। वारदात छिपाने के लिए आरोपी ने अपनी ही बहन को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी युवक ने दोबारा अपनी हवस मिटाने के लिए नाबालिग किशोरी से संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार नाबालिग किशोरी डरी नहीं। उसने आरोपी यानी अपने ही बड़े भाई की इस करतूत की जानकारी अपने सहेलियों के जरिए परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने नाबालिग किशोरी के साथ तत्काल थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की। जिसके बाद अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के क्रांति प्रकाशपुर निवासी 19 वर्षीय जय मिंज के खिलाफ अनेक धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल अंबिकापुर भेजा गया। एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ उसका फुफेरा भाई उसके मार्च के महीने में एक बार ज़बरदस्ती मना करने पर भी उसके साथ बलात्कार किया था और उसके डराने और धमकाने के कारण जो है इस घटना के बारे में वो नहीं बता पाई थी और दोबारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था आरोपी। तब जो है ये अपने परिजनों को उस घटना के बारे में जानकारी दी। आज के युग में बहन और बेटियां अपने ही रिश्तों के बीच सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए लोगों को अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूक रहने की जरूरत है ताकि उनके साथ कोई घिनौनी वारदात न हो सके। इसीलिए IBC 24 भी आपसे यही अपील करता है कि अपनी बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए सावधान और सतर्क रहें ताकि उनके साथ कोई ऐसी वारदात को अंजाम न दे सके। साथ में जरूरत है समाज में पुरुषों को ये समझने की कि ऐसी किसी भी वारदात को अंजाम देना कानूनन अपराध है और जरूरत है समाज में फैली इस तरह की गंदगी को लोगों के मन से मिटाने की। रोशन सोनी, IBC 24 सरगुजा। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग शहर की, जहां पर रिश्ते ने ही रिश्ते का कत्ल कर दिया। यहां परिवार के लोगों में विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्तों की डोर टूट गई और खून की नदियां बह गई। ये घटना साबित करती है कि कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, जहां रिश्तों का कोई मोल नहीं है। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही सगे भतीजे की हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को धर दबोचा है।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है। लेकिन चाचा ने भतीजे को जिस कारण से मौत के घाट उतारा वो हैरान करने वाला है। दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अंकित शर्मा और उसके चाचा की दुर्ग में ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक बस बॉडी बनाने का वर्कशॉप है, जो कि आमने सामने है। दोनों के बीच पहले से ही बिजनेस को लेकर विवाद चल रहा था और फिर सोमवार की रात भी मामूली बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ, लेकिन इस बार विवाद थमा नहीं बल्कि और बढ़ गया। बहस और विवाद के बीच इस बार चाचा गिरधर शर्मा ने अपने बेटे उदय शर्मा के साथ मिलकर अंकित शर्मा के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उदय ने अंकित के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया, लेकिन मृतक को चोट का अंदाजा नहीं हुआ। घटना के बाद खुद मृतक पुलिस थाने पहुंचा और मामले की शिकायत पुलिस से की। तब उसके हाथ में हल्की चोट ही नजर आ रही थी। पुलिस अंकित को मुलायजा के लिए दुर्ग जिला अस्पताल ले गई तो परिवार वालों ने अंकित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान अचानक अंकित की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया। डॉक्टरों की जांच में उसे मृत घोषित किया गया। लगभग 11:30 बजे ट्रांसपोर्ट नगर दमदा नाका के पास एक दो पक्षों में विवाद हुआ। वो दोनों आपस में एक परिवार के ही लोग थे, तो उसमें विवाद हुआ, मारपीट हुई। तो मारपीट के बाद वो व्यक्ति को चोट आई तो वो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन थोड़ा खराब हुई और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो गई। तो इसमें बाद में पीएम रिपोर्ट के आधार पर पता चला कि ये जो डेथ हुई है होमिसाइडल नेचर की है। तो उसमें फिर हमने अपराध पंजीबद्ध किया मर्डर का, और जो इसके मारने वाले हैं उस व्यक्ति के परिवार के एक चाचा और चाचा का लड़का, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा। घटना के बाद दोनों पिता पुत्र फरार हो गए थे, लेकिन उन्हें पुलिसिया खोजबीन के बाद रायपुर से गिरफ्तार किया गया। अब ये आरोपी जेल की हवा खाएंगे, लेकिन ऐसे वारदात इशारा करते हैं रिश्तों में पड़ती दरारों की ओर, दूरियों की ओर और कमजोर होते रिश्तों की ओर, जिनकी अब शायद कोई अहमियत नहीं बची है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। TIT लव जिहाद कांड की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि भोपाल में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। भोपाल के कमला नगर इलाके में रहने वाली तलाकशुदा महिला के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। नदीम खान नाम के युवक ने पहचान छुपाते हुए पीड़िता से अमित बनकर मुलाकात की। मदद के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का भरोसा दिलाकर महिला के साथ रेप किया। आरोपी शादी के नाम पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था और महिला की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा था। पीड़िता ने मामले की FIR कमला नगर थाने में दर्ज कराई है, लेकिन आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पीड़िता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला भोपाल का है, जहां नदीम ने अमित बनकर एक तलाकशुदा महिला को धोखा दिया, उसको अपने जाल में फंसाया, उसके साथ गलत हरकतें की, अनैतिक काम किए और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया, उसको दबाव बनाया कि अगर वो उसकी शिकायत करेगी तो उसके प्राइवेट वीडियोज़ वायरल कर देगा, सोशल मीडिया में शेयर कर देगा। मेरे साथ फरियादी हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा दर्शकों को बताइए ये कब का मामला है और कैसे शुरुआत हुई? ये 2 साल, मतलब इसको 5 साल हो गए हैं। तो 2 साल तो इसने मुझे अमित बन के ही, मतलब मैं इसको जानती थी। फिर जब मुझे पता चला है कि ये नदीम खान है तो ये 3 साल हो गए। कैसे आपका उससे मुलाकात हुई, कैसे परिचय हुआ? मैं किराए से रहने गई थी पठानी बरखेड़ा और इसका घर भी वहीं पे है। तो पहले इसका घर आता है रास्ते में निकल के, तो इसने पता नहीं कैसे ध्यान रखा होगा कि क्या, पता नहीं, आते जाते। और फिर इसने मेरा नंबर कहाँ से लिया, क्या करा, मुझे नहीं पता। फिर उसने मुझसे बातचीत करी, नाम मैंने पूछा तो उसने अमित नाम बताया मुझे। और फिर भी मैं इससे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी इसने बात करी, धीरे धीरे पहचान बढ़ाई। फिर उसको पता चली गया था कि मैं तलाकशुदा हूँ, मैं अलग रहती हूँ, किराए से रहती हूँ बेटे के साथ। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारी बहुत हेल्प भी करूँगा, और मेरी मदद करता था। तो मैं इसकी बातों में भी आ गई, लेकिन मुझे पता नहीं कि उस पर शक होने लगा 2 साल बाद। मतलब कभी इसने ऐसा साबित ही नहीं करा कि ये हिंदू नहीं है। मुझे थोड़ा इस पर शक हुआ, तो मैंने इसके घर के आसपास मैंने पता किया, तो इसका नाम नदीम खान था। फिर जब मैंने इस बात पे लड़ाई झगड़े क्या रहे कि अब मुझे कोई रिलेशन रखना ही नहीं है, तो फिर इसने मुझे मना लिया कि नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, तुम हिंदू हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी जब 1-1.5 साल से जब मैं कह रही हूँ कि मुझे अब शादी करना है, तो अभी उसने अपना फाइनल यही बताया मुझे कि तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा तो ही मैं शादी करूँगा, और बेटे को भी खतना कराना पड़ेगा।
और घर से बाहर अगर मैं इसके साथ कहीं जा, एक तो इसे बता के जाओ, और अगर कहीं जा रहे हैं तो फिर जैसे ये लोग जाते हैं बुर्का पहन के या वैसा दुपट्टा बांध के, तो वैसे ही जाना है, नहीं तो नहीं जाने देता है। आप इसके घर भी गई थी, और अगर आप जब घर गई थी तो घर में आपको तस्वीरें या किसी चीज़ से ये नहीं लगा कि ये अल्पसंख्यक है, मुसलमान है? उसने मुझे मौका ही नहीं लगने दिया कुछ ऐसा देखने का। जैसे घर में गए, एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उसके बगल में वाले रूम में ये मुझे लेकर गया, बहुत बड़ी सी टीवी भी लगी थी, मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि इसका ये मतलब ये हिंदू नहीं है करके। उसने मुझे साबित ही नहीं होने दिया ये सब चीज़ें। अच्छा, और आपके साथ क्या गलत हरकतें भी की, अनैतिक संबंध भी बनाए आपसे? हाँ, उसकी वीडियोज भी बनाए? वो तो कहता है वीडियो, बाकी मुझे उसने दिखाया नहीं है। अच्छा, हाँ, ब्लैकमेल करता है। हाँ, वो बोलता है, जब अभी उसको शक हुआ कि ये मेरे लिए, जैसे अभी उसने मुझे मुसलमान बनने का बोला कि ये कुछ करेगी मेरे लिए, तो उसने मुझे यही बोला है। और अभी भी जब स्टेटस डाल रहा है तो उसमें मेरे फोटो के साथ ही डाल रहा है। अच्छा, अभी स्टेटस डाल रहा है? हाँ। क्या स्टेटस में है? कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और उसका कारण यही है करके। अच्छा, उसको ये पता चल गया है क्या कि आप FIR करा? हाँ, उसको ये पता चल गया है। जो आरोपी है नदीम, वो अब भी लगातार इनको परेशान कर रहा है, स्टेटस डाल रहा है, सोशल मीडिया में फ़ोटो शेयर कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगर उसको कुछ हुआ तो वो खुदकुशी कर लेगा और उसकी सारी जिम्मेदार फरियादी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और इंदौर में शूटिंग एकेडमी में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन खान पर 5वीं FIR दर्ज कर ली गई है। इस आरोपी में पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि मोहसिन खान, उसका भाई इमरान खान और दोस्त फैजान खान ने घर में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है। पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि 2020 में उसे फ्लैट में बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया था। पीड़िता मोहसिन की शूटिंग एकेडमी में काम करती थी और इसी दौरान लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान ही युवती को बंधक बनाया गया। घटना के समय पीड़िता की उम्र महज 17 साल की थी, जिस कारण FIR में पॉक्सो अधिनियम की धारा भी लगाई गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मोहसिन और उसके साथियों ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। अब अन्नपूर्णा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अन्नपूर्णा थाने पर हमारे पास कुछ बड़ी ही गंभीर प्रवृत्ति की लिखित शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल इंदौर पुलिस ने अन्नपूर्णा थाने पर जो पीड़िता हैं उनकी तरफ से जो आवेदन प्रस्तुत किए गए थे उन पर FIR दर्ज की गई है। जो माननीय न्यायालय के सामने हमने जो पुलिस रिमांड की तो 10 दिन के लिए आवेदन दिया था। माननीय न्यायालय के द्वारा आज 7 दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत कर दिया गया है। और इसी के साथ गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे गुनाहों की नई खबरों के साथ और रूबरू करवाएंगे ऐसी क्राइम स्टोरी से जो रात के अंधेरे में दस्तक देती है, जिन्हें बेखौफ अपराधी दिन के उजाले में अंजाम देते हैं, जिन कहानियों में छिपी होती है रंजिश, लालच, हवस, जलन की भावनाएं। क्राइम की वो खबरें जो चुनौती देती है पुलिस को और लिख जाती है गुनाह की नई दास्तां। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए। नमस्कार।